वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के बारे में, और उसके पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत। और बी फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा चूँकि उन्हीं के सिलेबस में वर्णित है। जब आप बी फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं यानी कि बी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर, तो उसमें एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। पहले पेपर का मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी पेपर नंबर 2 का भी मॉडल पेपर दे दीजिए लिखित वाला। बाकी ऑब्जेक्टिव का तो मैं दोनों का मॉडल पेपर दे चुका हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा। क्लियर। और भी मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे, चैप्टर वाइज वीडियोस भी आपको मिलती रहेगी। प्लेलिस्ट बना दिया हमने, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। बात की जाए राजनीति विज्ञान की या राजनीति शास्त्र की, तो पेपर नंबर 2 में आपको लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी कि अंग्रेजी में कहें इसको तो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है। सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। अब आज का जो वीडियो है उसमें हम लिखित टाइप के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। लिखित मॉडल पेपर का मतलब होता है कि जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होते हैं। राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर नंबर अगर बात करें तो पेपर नंबर 2 बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 में जो परीक्षाएं होने वाली हैं। खास करके दिसंबर नवंबर से ही परीक्षाएं प्रारंभ है। नवंबर लास्ट वीक से आप देखते हैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों के, कुछ विश्वविद्यालयों की तो भाई नवंबर मध्य से ही प्रारंभ है। हालांकि लास्ट वीक मान लीजिए नवंबर का परीक्षाएं आपकी प्रारंभ हो जाएंगी और दिसंबर महीने में जनवरी तक आपकी परीक्षाएं होनी है। क्लियर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हमने रखा है। तो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय में हैं, लिखित टाइप की परीक्षा होगी तो यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बात की जाए खंड आ की, तो खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। खंड आ में जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। 10 के 10 प्रश्नों को अर्थात सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में आपको लिखना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम लोग लिखेंगे प्रश्न का उत्तर और किस प्रश्न मतलब प्रश्न का आंसर क्या होगा। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। लोक प्रशासन क्या होता है, अगर इसको आप नहीं जानते तो एक चैप्टर नंबर 1 वाली वीडियो हमने बनाई है, उसमें लोक प्रशासन के परिभाषा, लोक प्रशासन का अर्थ और लोक प्रशासन के बारे में और भी चीज़ें मैंने बता दी हैं। हालांकि यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा एक क्विक रिवीजन के रूप में, आप संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले जो कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं उन्हीं को हमने इसमें रखा है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझें और इस मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से इनको समझ सकें और इन पर रिसर्च कर सकें, इन पर तैयारी कर सकें, इनके बारे में जान सकें। क्लियर। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। लोक प्रशासन की परिभाषा बात की जाए अगर लोक प्रशासन की, तो देखिए 2 शब्द हैं इसमें, एक तो पहला है लोक और दूसरा है प्रशासन। हम आपको समझाएंगे, लिखना आपको ही पड़ेगा, तो समझ लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। याद आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बस आपको समझ लेना कि है क्या। लोक और प्रशासन। लोक क्या का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब होता है लोगों का या पब्लिक, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब तो शासन करना, ठीक है, या प्रबंध करना बोल सकते हो। लोक प्रशासन जो शब्द है, प्रशासन का हिंदी में मतलब तो प्रशासन ही होता है कि भाई किसी पर शासन करना है, किसी को बताना है कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, यही होता है प्रशासन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसी का हिंदी रूपांतरण है प्रशासन और इसका मतलब होता है प्रबंध करना, मैनेज करना, ठीक है। तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, होता है लोगों के लिए प्रबंध करना, लोगों के लिए प्रबंधन करना, ठीक है, मैनेजमेंट की व्यवस्था करना लोगों के लिए। किसके लिए प्रश्न उठेगा, किसके लिए प्रबंधन करना, तो लोगों के लिए प्रबंधन करना, वही होता है लोक प्रशासन। क्लियर। प्रशासन में शासन और सेवा दोनों का भाव पाया जाता है। केवल शासन का ही भाव पाया जाएगा तो फिर दिक्कत की बात है। हम एक सेवा भाव से जुड़ेंगे, अगर जैसे पुलिस लोग अगर आपके ऊपर शासन करेंगे जनता के ऊपर, तो कब तक काम चलेगा, एक ना एक दिन तो फिर भाई पुलिस का कहा लोग सुनेंगे नहीं ना, जो प्रशासनिक मामले उनके मामलों को लोग संज्ञान में भी नहीं लेंगे और अराजकता फैल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब भी प्रशासनिक मामलों को आपको प्रभावी बनाना है या प्रशासन को अच्छे तरीके से लागू करना है, तो उसमें शासन और सेवा
दोनों का भाव होना चाहिए। किसी नेता की बात करें और चाहे किसी प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो उसमें दो भाव, एक तो शासन का भाव तो रहे ही, शासन का भाव नहीं होगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, और सेवा का भाव, दोनों का भाव समानात्मक मतलब दोनों का भाव निश्चित तौर पर बराबर होना चाहिए, तभी जो है प्रशासनिक मामला अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि कानून का बृहत एवं संगठित अध्ययन ही जो होता है उसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। किसका? कानून का एक बड़े स्तर पर संगठित अध्ययन जब किया जाता है तो उसी को लोक प्रशासन कहते हैं, वुडरो विल्सन ने कहा। इसके बाद में लूथर गुलिक महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध सरकार से होता है, और जहां सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रश्न उठता है वहां उसका संबंध कार्यपालिका से होता है, अर्थात कार्यपालिका तक ही सीमित माना लूथर गुलिक महोदय ने लोक प्रशासन को। जबकि लोक प्रशासन जो है वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका बोले तो या उसको बोलते हैं संसद या विधायिका बोलते हैं उसको, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी में आप देखते हैं प्रशासनिक मामले आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि आप स्कूल कॉलेजेस में भी आप देखते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रशासन होता है। क्लियर? तो वही होता है प्रशासन जो आप जान रहे हैं अभी तक। साइमन महोदय कहते हैं कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय होता है राष्ट्रीय या राजकीय या स्थानीय सरकारों की जो कार्यपालिका होती है उसके द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं क्रियाओं से लोक प्रशासन का संबंध होता है। कुल मिलाकर के ये बताया लोक प्रशासन के बारे में लोगों ने, विद्वानों ने बताया, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम लोक प्रशासन की तो लोक प्रशासन जो होता है वो संपूर्ण देश और समाज का हित चाहता है। लोक प्रशासन में वित्त कार्यपालिका देखती है, और इसके अलावा आपको बता दूं लोक प्रशासन की अपेक्षा जो है व्यक्तिगत प्रशासन में कर्मचारी अधिक उत्तरदायी होते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत प्रशासन की भी और लोक प्रशासन की, दोनों की। तो लोक प्रशासन जो होता है वो एक प्रकार से क्या करता है, सरकार के तरफ से एक सरकारी अधिकारी होता है और वो एक प्रकार से क्रियान्वित करता है, क्या, सरकारी नियमों को क्रियान्वित करता है, किस पर, जनता पर, समाज पर, ताकि जनता अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके और जनता की सेवा अधिकारी लोग कर सकें। इस प्रकार से ये मामला होता है। कुछ नियमों की श्रृंखलाएं होती हैं, उन्हीं के नियमों की श्रृंखलाओं पर प्रशासन होता है। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्टाफ और सूत्र में क्या अंतर होता है। स्टाफ और सूत्र में क्या अंतर होता है भैया? स्टाफ क्या है और सूत्र क्या है? तो दोनों में कई अंतर होते हैं। पहला अंतर देखेंगे, स्टाफ जो होता है उसका संबंध सूत्र के प्रतिकूल परामर्श देने से होता है तथा नियोजन से होता है। सूत्र का संबंध कार्यों को करने से होता है। सूत्र जो होता है वो कार्यों को करता है, जबकि स्टाफ जो होता है उसका संबंध सूत्र के प्रतिकूल परामर्श देने या नियोजन से होता है कि भाई किस तरीके से कार्य करना है ये बताना, ये स्टाफ का कार्य होता है। स्टाफ एक संस्थागत होता है, जबकि क्रिया जो होती है मतलब कि जो सूत्र होता है वो क्रियात्मक होता है, मतलब सूत्र के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं और स्टाफ के द्वारा बताया जाता है क्रियाएं कैसी करनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा अंतर आप ये लिखेंगे, तीसरा अंतर कि स्टाफ जो होते हैं अधिकारी केवल परामर्श देते हैं। स्टाफ अधिकारी क्या करते हैं? केवल परामर्श देते हैं, जबकि सूत्र इकाइयां जो होती हैं वो उन्हीं आदेश का पालन करती हैं, उन्हीं आदेश देने का कार्य करती हैं। ठीक है, आदेश देने का कार्य कौन करता है? सूत्र इकाइयां करती हैं। आदेश दिए हुए कार्य जो होते हैं उनका एक प्रकार से निपटारा कौन करता है? सूत्र इकाइयां ही करती हैं। स्टाफ अधिकारी जो होते हैं केवल परामर्श देते हैं कि भाई आप ऐसा काम कर सकते हैं, जबकि सूत्र क्या करता है? या तो उस तरीके से कार्य करवाता है लोगों से या फिर खुद करवाता है, मतलब करता या करवाता है। ठीक है, वो होता है सूत्र। चौथा अंतर यह है कि सूत्र का कर्तव्य होता है लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, जबकि स्टाफ का कर्तव्य होता है सूत्र को लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य बनाना। मतलब एक टीचर जो होता है, जैसे मैं हूं, अब मैं एक प्रकार से स्टाफ का काम कर रहा हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, लेकिन मैं लिखने नहीं जाऊंगा। मैं मात्र आपको सलाह दे सकता हूं, आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपकी कलम लेकर के आपका हाथ पकड़ करके लिखवाने आपके कॉलेज में नहीं आऊँगा। ठीक है, जहाँ पर आपका सेंटर एग्जामिनेशन आपका जहाँ पर होगा वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा। क्लियर, मैं आपको केवल बता सकता हूँ। तो ऐसे ही स्टाफ का काम होता है। स्टाफ केवल परामर्श देता है, स्टाफ केवल निर्देशन करता है, डायरेक्शन बताता है कि भाई आप ये करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो बुरा होगा। ये आपको बता देगा कौन? स्टाफ। अब सूत्र इकाइयाँ जो होती हैं, विभिन्न कई इकाइयाँ होती हैं सूत्र की, तो उन्हीं इकाइयों के द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप स्टूडेंट सूत्र है और टीचर जो है वो स्टाफ का काम करता है। समझ में आ रही चीज़ें? और किसी भी संगठन के लिए या किसी भी प्रशासन को चलने के लिए स्टाफ और सूत्र होते हैं, किसी भी प्रशासन में आप देखते हैं।
पांचवा अंतर आप लिख सकते हो कि सूत्र के कार्य साध्य होते हैं और स्टाफ के कार्य साधन होते हैं। मतलब स्टाफ जो होता है एक साधन का काम करता है, जबकि लक्ष्य प्राप्ति कौन करवाता है, सूत्र करवाता है। तो सूत्र का कार्य होता है साध्य, कि भाई लक्ष्य हमारा क्या है उसी पर टारगेट करते हैं, और लक्ष्य के प्राप्त करने में सूत्र की मदद कौन करता है, स्टाफ करता है। क्लियर। तो वो एक साधन के रूप में होता है। छठा अंतर आप लिख सकते हैं कि सूत्र का कार्य क्या होता है, नीतियों का कार्यान्वयन करना। जो नीतियां स्टाफ के द्वारा बताई गई हैं, स्टाफ का कार्य क्या होता है, नीतियों के निर्माण में सहायता करना। तो स्टाफ नीतियों को बनाने में सहायता देते हैं और उन्हीं नीतियों को कार्यान्वित करवाना या उसको क्रियान्वित करना, कार्यान्वयन करना, ये काम होता है सूत्र इकाइयों का या सूत्र का। क्लियर। दोनों में बड़ा अंतर मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसानी से आप लोगों ने समझा। ठीक है, और ऐसे ही आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर। स्टाफ क्या होता है, स्टाफ कार्यपालिका के लिए विकसित व्यक्तित्व के रूप में होता है, और इसका अर्थ है कि अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ जो योजना निर्माण में और उसके कार्यान्वयन में कार्यपालिका की सहायता करता है, इसीलिए स्टाफ रखे जाते हैं। जैसे मोदी जी के सलाहकार बहुत सारे होते हैं हर एक क्षेत्र के, तो ऐसे स्टाफ इकाइयाँ होती हैं, मतलब स्टाफ होते हैं, तो वो बताते कि भाई आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और सूत्र इकाइयाँ होती हैं उसको आगे बढ़वाती हैं। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में क्या अंतर होता है, फटाफट से आप बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में अंतर आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा। दोनों में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि लोक प्रशासन जो होता है ये इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, और ये इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्लियर। पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर या पहला अंतर में ऐसे लिखें, आप पहला अंतर लिखें कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जो होता है वो अलग होता है, और व्यक्तिगत प्रशासन का जो विषय क्षेत्र होता है, स्कोप, वो अलग होता है। व्यक्तिगत प्रशासन व्यक्ति तक ही सीमित होता है, और लोक प्रशासन जो होता है वो संपूर्ण लोगों के लिए होता है। क्लियर। सब संपूर्ण देश का हित चाहता है। दूसरा अंतर आप लिखेंगे कि लोक प्रशासन संपूर्ण देश का और संपूर्ण समाज का हित चाहता है, जबकि जो व्यक्तिगत प्रशासन होता है वो अपना हित केवल चाहता है। ठीक है, व्यक्तिगत प्रशासन केवल पर्टिकुलर व्यक्ति का ही हित चाहता है, तो वो होता है व्यक्तिगत प्रशासन, प्राइवेट। तीसरा होता है आपका अंतर, लिख देंगे आप कि लोक प्रशासन में जो होता है वित्त कार्यपालिका देखती है, जबकि निजी प्रशासन में बाहरी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे कि निजी प्रशासन में क्या होता है, खुद ही सब कुछ देखना होता है और कोई बाहरी जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि लोक प्रशासन में वित्त का काम जो होता है वो कार्यपालिका देखती है। तो ये तीसरा अंतर। चौथा अंतर आप लिख देंगे सेवा और मूल्य की दृष्टि से अगर देखें तो दोनों में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि सेवा और मूल्य दोनों के अलग अलग होते हैं। लोक प्रशासन का अलग होता है और व्यक्तिगत प्रशासन का अलग होता है। पांचवा अंतर आप लिख दीजिएगा, लोक प्रशासन की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रशासन में कर्मचारी अधिक उत्तरदायी होते हैं। क्लियर। तो व्यक्तिगत प्रशासन में कर्मचारी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं और लोक प्रशासन में कम। जैसे आप सरकारी कॉलेज में उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती जितना है जो है प्राइवेट कॉलेजेस में होती है। क्यों होती है प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज का उदाहरण आप ना लें, क्योंकि कॉलेज की स्थिति बड़ी दयनीय है भारत में, वो भी प्राइवेट कॉलेज की स्थिति बड़ी दयनीय है। भारत में सरकारी कॉलेज की स्थिति बड़ी ठीक ठाक मानी जाती है। लेकिन आप स्कूल के लेवल में आ जाइए, प्राथमिक शिक्षा की मैं बात करूँ, प्राथमिक शिक्षा में आप देखते हैं जैसे कि प्राइमरी पाठशाला गांव वगैरह में आपके होगी, वहाँ पर बहुत कम पढ़ाई होती है, या पढ़ाई भी होती है तो वैसे केवल सैलरी के लिए टीचर आते हैं, वैसे बैठे रहते हैं, और इक्का एक दो दूनी चार पाँच पाँच ऐसे यही सब गिनवा उनवा करके यही सब निपटवा देते हैं बच्चों को। पहले ऐसा था, अब थोड़ा बहुत इसमें सुधार आने लगा है। ठीक है, तो अब वहीं प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे कि छोटा सा बच्चा है, उसको फलों के नाम याद है अंग्रेजी हिंदी दोनों में। हालांकि ये कोई अच्छा ये प्रेशर दे करके बच्चों को एक प्रकार से इतना ज़्यादा याद करवाते हैं, हालांकि वो ठीक बात है, बच्चों को एक प्रकार से उनकी ब्रेन पावर बढ़ाई जाती है। और भी आप जो मांटेसरी स्कूल या जो एक प्रकार से जो खास करके जो विदेशी स्कूल हैं यहाँ पर जो चल रहे हैं, जैसे जैसे बहुत सारे स्कूल तमाम प्रकार के चलते हैं। ठीक है, सेंट जोसेफ के नाम से बहुत सारे स्कूल चलते हैं, और एक्सीलेंट के नाम से बहुत सारे स्कूल चलते हैं। जैसे आप देखते हैं अलग अलग शहरों में डीपीएस के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के छोटे छोटे मतलब जो स्कूल होते हैं, छोटे छोटे कहना उचित ना होगा, बड़े बड़े स्कूल होते हैं। तो उन सभी में आप देखिए कितनी बेस्ट पढ़ाई होती है। क्यों पढ़ाई होती है वहाँ पर बेस्ट, चूंकि वो व्यक्तिगत प्रशासन वहाँ पर होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति उसको हैंडल करता है, उसको सरकार हैंडल नहीं करती है। तो अपने टीचरों को एक प्रकार से अच्छी सैलरी देते हैं वो, और इसके बाद में उनसे उतना काम भी लेते हैं, सैलरी से 3-4 गुना काम लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में एक निगरानी के लिए 2-3-4 लोग देखने के लिए होते हैं। सरकारी सेक्टर में क्या होता है, जिसका मन हो रहा काम कर रहा है, जिसका मन हो रहा नहीं काम कर रहा है, या कम कर रहा है ज़्यादा कर रहा है, कोई उसमें जांच वगैरह की बहुत कम ही संभावना होती है। तो इस प्रकार से
लोक प्रशासन जो होता है उसकी अपेक्षा जो व्यक्तिगत प्रशासन होता है उसमें कर्मचारी लोग जो होते हैं वो ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, बहुत अधिक तरीके से मेहनत करते हैं कर्मचारी लोग। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर मैंने आपको बताया। आगे देखिए, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संगठन की परिभाषा बताएं। संगठन किसे कहते हैं भैया? संगठन की अगर बात की जाए तो अगर शब्दकोश के अकॉर्डिंग देखें संगठन में, जैसे डिक्शनरी में अगर देखें शब्दकोश मतलब संगठन का मतलब, तो इसका शब्दकोश के आधार पर किसी के पारस्परिक भागों को संबोधित करने का कार्य जो होता है उसी को संगठन कहा जाता है। ठीक है, किसी के पारस्परिक भागों को संबंधित करने का जो कार्य होता है उसी को संगठन कहते हैं, जिसके उद्देश्य पहले से निर्धारित होते हैं और उन्हीं उद्देश्यों पर हमको आगे बढ़ना होता है। मतलब जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई लोग एक साथ मिलते हैं तो उनके कार्य में किसी न किसी प्रकार का विशेषीकरण अनिवार्य हो जाता है, और संगठन ऐसे मनुष्य के समूहों का ही नाम होता है जिनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट होते हैं और सुनिश्चित होते हैं, और उनके उद्देश्य भी ठीक ठाक तरीके से पहले से निश्चित कर लिए जाते हैं कि इस उद्देश्य के लिए संगठन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो संगठन का उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है, संगठन का उत्तरदायित्व, संगठन का उद्देश्य, संगठन का कर्तव्य ये पहले से निर्धारित होते हैं, संगठन का साध्य क्या है और किन साधनों का प्रयोग करके उस साध्य को हमको पाना है, ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स कर ली जाती है, वो होता है संगठन। लूथर गुलिक महोदय कहते हैं कि सत्ता की औपचारिक व्यवस्था जो होती है उसी का नाम संगठन होता है। औपचारिक मतलब एक प्रकार से सरकारी या व्यवस्थित, तो सत्ता की जो औपचारिक या व्यवस्थित व्यवस्था होती है या औपचारिक व्यवस्था होती है उसी को संगठन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। संगठन की अगर बात करें तो संगठन के मुख्य रूप से 4 आधार होते हैं। लूथर गुलिक कहते हैं संगठन के 4 आधार होते हैं। कौन कौन से? पहला आधार होता है उद्देश्य का आधार, मतलब कि सबसे पहला बात संगठन का एक उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य पर सारे के सारे व्यक्ति लोग इकट्ठा होते हैं और संगठन का निर्माण करते हैं। दूसरी बात प्रक्रिया का आधार, मतलब प्रक्रिया का मतलब होता है कि उनके जो कार्य क्या करना है, क्या किस कार्य के लिए किया गया है, कौन सा कार्य किसको करना है, ये संगठन में निर्धारित होता है पहले से। तीसरी बात व्यक्ति का आधार, मतलब कि किस व्यक्ति, कौन कौन से व्यक्ति संगठन में होंगे और उनका क्या उत्तरदायित्व होगा, उनका क्या उद्देश्य होगा, ये सारी बातें पहले से निर्धारित होती हैं। और चौथी बात संगठन कितना बड़ा होगा, कितने क्षेत्र में फैला होगा, तो क्षेत्र का आधार। तो इन 4 आधारों पर उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र, ये 4 आधार होते हैं जिनके आधार पर संगठन का निर्माण किया जाता है। किसी भी संगठन के निर्माण की आप बात कर लें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक बार से फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रही चीजें तो। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पद सोपान क्या है? फटाफट से आप बताएंगे पद सोपान किसे कहते हैं। पद सोपान की अगर बात की जाए तो पद सोपान का मतलब होता है श्रेणीबद्ध करना। जैसे निरंतर प्रशासकीय पदाधिकारी पर उच्च अधिकारी का नियंत्रण होता है, ऐसे ही प्रत्येक उच्च अधिकारी जो होते हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, उन आदेशों का पालन करते हैं, और इनमें प्रत्येक निम्न पदाधिकारी अपने से उच्च पदाधिकारी के आदेशों का पालन करता है। इसी को पद सोपान कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक थाना अध्यक्ष, जिसको आप यशो बोलते हैं, यशो थाना अध्यक्ष होता है। अब यशो से नीचे मान लेते हैं जो ट्रिपल स्टार जो दरोगा होते हैं वो जाएंगे दरोगा। ठीक है, तो दरोगा जी हो गए, उनसे नीचे उनके अंडर में, यशो के अंडर में कई सारे दरोगा आ जाते हैं। अब दरोगा के अंडर में आप देखते हैं तो दरोगा के नीचे और कौन होते हैं, एसआई हो गए, सब इंस्पेक्टर जो होते हैं वो होते हैं डबल स्टार। सब इंस्पेक्टर कई होते हैं, एक एक दरोगा के अंदर 2-2 या 3-3 होते हैं, जैसे जो भी होता है वहाँ का नियम। तो इस प्रकार से अब एसआई के अंडर में कई कई हवलदार होते हैं, जो सिपाही जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, सिपाही लोग होते हैं। और इसी प्रकार से तो ये देखिए एक क्रम है ना, एक पद सोपान है कि भाई यशो जो कहेगा वो बात दरोगा लोग स्वीकार करेंगे और नीचे के सारे कर्मचारी स्वीकार करेंगे। दरोगा जो कहेंगे या एसआई करेगा, एसआई जो कहेंगे वो सिपाही करेगा, और एसआई जो होगा दरोगा की बात को मानेगा, दरोगा जो होगा यशो की बात को मानेगा, या यशो जो होगा एसआई जो होगा यशो की बात को मानेगा, यशो और ऊपर के लोगों की बात को मानेगा। जैसे कि अगर कोई बात कमिश्नर कह रहे हैं, एसपी कह रहे हैं, तो उनकी बातों को मानना पड़ेगा। ठीक है, किसको मानना पड़ेगा, नीचे वाले पदाधिकारियों को। यानी कि एक क्रम फिक्स होता है कि कौन उच्च अधिकारी है, कौन उनके अधीनस्थ अधिकारी है। तो इसी को बोलते हैं एक प्रकार से पद सोपान, एक श्रेणी के रूप में, एक पद के रूप में बंटवारा करना कि भाई ये आपका पद ये है, आपका पद ये है। तो किसी भी प्रशासन में अलग अलग लोगों का एक एक पद होता है। जैसे स्कूल में आप देखिए कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रबंधक है, कोई क्लर्क है,
कोई टीचर है, कोई जो है हेड मास्टर है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अलग अलग ओहदे पर होते हैं। जैसे मान लेते हैं जो प्रबंधक होता है पूरे के पूरे स्कूल को वो एक प्रकार से इकट्ठा करता है, मतलब स्कूल को स्थापित करने वाला प्रबंधक होता है। अब उसको चलाने वाला प्रिंसिपल होता है। अब प्रिंसिपल जो कहेगा उस बात को, मतलब जो प्रबंधक कहेगा उस बात को प्रिंसिपल मानेगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल जो कहेगा उस बात को कौन मानेगा? उस बात को समस्त टीचर मानेंगे, हेड मास्टर से लेकर के निम्न मास्टर तक सब मानेंगे। और उसके जो हेड मास्टर बोलेगा वो छोटे मास्टर करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक दूसरे की बात को मानते हैं, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते हैं और एक दूसरे के रिस्पेक्ट भी करते हैं। रिस्पेक्ट हालांकि अलग की बात हो जाती है, ये सामाजिक पहलू में चले जाएंगे आप, लेकिन पद सोपान में एक दूसरे की आज्ञा को मानना, और यही होता है पद सोपान मुख्य रूप से। क्लियर कि भाई कोई ऊंचे पद पर है, कोई निचले पद पर है, और उनका तालमेल जो बना रहता है, इसी आधार पर संगठन जो है चलता रहता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है आपका प्रशासन में पद सोपान। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, मैं इसीलिए आपको थोड़ा सरल भाषा में बताता हूँ उदाहरण के माध्यम से, ताकि आप बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझ जाएं और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पे एक बार अगर आप सुन लेंगे मेरी बातों को, तो आपके दिमाग में ये सारी बातें जो है बैठ जाएंगी। जब आप कलम और कॉपी आपको मिलेगी और एग्जाम में आप बैठेंगे, कलम वैसे आपको ले जाना पड़ेगा, मिलेगी नहीं, तो आप वहाँ पर आपको याद आएगा कि भैया शुक्ला सर ने बताया था, और दिमाग में आपके आता जाएगा और आप लिखते जाएंगे। अगर आपने वीडियो को या सेशन को लास्ट तक अटेंड किया तो बीच में बातचीत आप लोग करने लगते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं आप हमको भी और आप खुद भी होते हैं, बातचीत ना करें। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, लेखांकन क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखांकन के बारे में बताएं। बढ़िया प्रश्न है भैया। लेखांकन किसे कहते हैं? लेखांकन जो होता है, इसकी अगर बात की जाए तो जो संगठन होता है, जो संगठन बनता है, तो संगठन के बहुत सारे कार्य होते हैं। किसी भी संगठन के बहुत सारे कार्य होते हैं। उन कार्यों को करने के लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को संचालित करने के लिए कुछ रुपए पैसे की आवश्यकता होती है। इन सभी चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने पैसे में करना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा ही लेखांकन कहलाता है। अगर सरल शब्दों में आपको बताऊँ तो समझ में आ रही चीज़ें, तो ये लेखांकन होता है। संगठन के वित्तीय कार्यों का समुचित अभिलेख ही लेखांकन कहलाता है। इसमें वित्तीय वर्ष के आय व्यय का पूरा ब्यौरा होता है। कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा कमाई हुई, इससे कितना बचा, सारे का सारा ब्यौरा आपके पास होता है। लेखांकन उसी को बोलते हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति तथा उन संक्रियाओं से संबंधित तथ्यों को शीघ्रता से निर्मित करने एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की विधा को ही लेखांकन कहा जाता है। लेखांकन जो होता है ये एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी संगठन में या राज्य में भी। आप देखते हैं जो बजट आता है वो लेखांकन के द्वारा ही संभव है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और किसी भी काम को आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तो लेखांकन जो होता है एक लेखा परीक्षण होता है। लेखा परीक्षा जो होती है यह निश्चित करती है कि प्रशासक ने विधायिका के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही सार्वजनिक धन का व्यय किया है अथवा नहीं किया है। अगर आज जैसे मान लेते हैं टीटी जो होते हैं, जो लेखा परीक्षक होते हैं, वो कई कर्मचारी नियुक्त करते हैं और वो चेक करते हैं इस बात को कि जो टीटी होते हैं वो टिकट चेक कर रहे हैं सही से कि नहीं चेक कर रहे हैं। मतलब ये नियम वगैरह होता है बहुत सारे। जैसे आप देखते हैं जैसे जो बस को रोकने वाले होते हैं, क्या नाम है उनका, कि भाई टिकट सभी का काटा बस के कंडक्टर ने कि नहीं काटा है, इसको चेक करने के लिए जो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग या जिस भी मध्य प्रदेश परिवहन विभाग या जिस भी राज्य में आप हैं, बिहार, तो इसी प्रकार से हर एक राज्य का जो परिवहन विभाग होता है वहाँ से कुछ जो है आरटीओ जिसको बोलते हैं, आरटीओ जो होते हैं वो चेक करते हैं कि आपने टिकट काटा कि नहीं काटा। तो इसी प्रकार से जो चेक करने वाले लोग आते हैं वो लेखा परीक्षक ही होते हैं। ठीक है, वो लेखा परीक्षक होते हैं और लेखा परीक्षण की विधि के द्वारा ही वो आते हैं। वो ये चेक करते हैं कि भाई जो काम आपको दिया गया था, सरकार के द्वारा सौंपा गया था, वो काम आप सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी की जांच के लिए वो लोग आते हैं, लेखा परीक्षक। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। समझ रहे चीज़ों को? तो यही होता है लेखांकन। लेखांकन वो सारी डिटेल आपको देता है और लेखा परीक्षक जो होते हैं उनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण। प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण है, बिल्कुल ठीक बात है। और कैसे है इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रशासनिक अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता तथा अवैध कार्यों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका कई सारे उपाय करती है। जैसे कि अगर बात की जाए
प्रशासन समझ रहे हैं ना, जैसे मान लेते हैं कार्यपालिका जो होती है मुख्य रूप से प्रशासन उसी को आप समझते हैं, और वही होती भी है। अगर देखें तो लगभग 70% जो भाग है प्रशासन का वो कार्यपालिका ही देखती है। न्यायपालिका जो होती है बस उसमें हस्तक्षेप करती है, उसको रोक सकती है। जैसे मान लेते हैं अब कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका ने कोई कानून बनाया, अब उसको लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका लागू करवाएगी। अब कार्यपालिका जनता के बीच में मान लेते हैं उस नियम को लागू कर रही है। ऐसी स्थिति में वो जो नियम बनाई है विधायिका ने, यानी संसद के द्वारा कानून बनाया गया है, वो कानून सही है कि गलत है, इसका निर्णय कौन करता है? न्यायपालिका करती है। और कैसे पता चलता है कि भाई संविधान के अकॉर्डिंग वो नियम है कि नहीं है? संविधान में बहुत सारी बातें लिखी हैं, अगर संविधान के खिलाफ विधायिका या संसद जो होता है कोई काम करता है, संविधान के खिलाफ करता है, तो उसके खिलाफ जो होता है कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका के खिलाफ और संसद के खिलाफ जो जनता होती है वो एक प्रकार से न्यायपालिका में PIL ठोक देती है। मतलब कि वो एक प्रकार से उसको रिव्यू के लिए भेजती है कि भाई ये कानून जो है ये सही नहीं कानून है, जनता की दृष्टि से कानून बेकार है या संविधान के खिलाफ आप ये कानून है। तो उस पर क्या होता है कि न्यायपालिका विचार विमर्श करती है और इस प्रकार से नियंत्रण करती है प्रशासन पर। क्लियर? सबसे पहली बात तो विधि का शासन लगा करके, कभी कभी क्या होता है कानून का शासन होता है, विधि का शासन। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका प्रभुत्व में होती है। दूसरी बात न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा को एक प्रकार से अगर बताएं तो अनुच्छेद 32 जो भारतीय संविधान का है उसमें आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। 5 तरीके का एक प्रकार से उसमें चीजें बताई गई हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा निषेध, निषेधाज्ञा, और पांचवा होता है आपका उत्प्रेषण, और छठा अधिकार परीक्षा आप मान लीजिए। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार की चीजें होती हैं जिसके, जैसे मान लेते हैं आपके घर में पुलिस आई, आपको पुलिस कार्यपालिका के अकॉर्डिंग ही, चूंकि जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं प्रशासनिक मामलों में वो सारे के सारे जो होते हैं वो सब एक प्रकार से कर्नल, जनरल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये सब जो होते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट, ये सब जो होते हैं, या जितने भी आपके सैनिक या फिर जो भी चीज़ें होती सरकार के अंडर में आते हैं वो सब कहीं ना कहीं पे कार्यपालिका के ही अंतर्गत आते हैं। तो और संसद या न्यायपालिका मतलब विधायिका के अंतर्गत जो लोग संसद में बैठते हैं, विधायक, नेता, मंत्री, ये सब जो होते हैं वो सब विधायिका के अंतर्गत आते हैं। वकील, DM मतलब वकील से लेकर के, और ये आपके जो जज वगैरह होते हैं वो सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? अब क्या होता है कि अनुच्छेद 32 से कहता है, अनुच्छेद 32 जो है वो एक प्रकार से किसकी बात करता है? वो एक प्रकार से न्यायिक समीक्षा की बात करता है कि अगर आप पर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार में ऐसे आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, आपकी समानता का हनन हो रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको जाति के नाम पर सताया जा रहा है, आपको धर्म के नाम पर कोई चीज़ सरकार नहीं करवा रही है, या आपको जाति के नाम पर ये मतलब कि आपके गाँव में कोई मान लेते हैं प्रधान है किसी जाति के हैं तो अपने जाति का ही काम करते हैं, आपकी जाति का काम नहीं करवाते हैं, तो आप ठोक सकते हैं उनके खिलाफ केस। ठीक है? कैसे? या पुलिस आती है आपके घर पर और आपको बिना बताए आपको बंद कर लेती, तो आपको, आपके घर पे पुलिस आए तो आपको उनसे ये पूछने का अधिकार है कि आप हमारे घर पर क्यों आए हैं। तो बताएंगे मैं इस कारण से आया हूँ। तो आप पूछेंगे भाई वारंट लाए हो? तो बोलेंगे नहीं, वारंट से पहले 2 दिन पहले, आपको बता दूं, वारंट से पहले एक वो आती है एक प्रकार से आपको कि भाई आपने ये काम किया है और इसीलिए आप थाने में पेश हो, उसके लिए एक चिट्ठी आती है। ठीक है? उसको कुछ कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अभी उसके बाद फिर वारंट लेकर के डायरेक्ट पुलिस आपके घर पर आती है। तो वारंट है तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं गिरफ्तार कर सकते। पुलिस आपको फर्जी में पकड़ करके थाने में नहीं रख सकती। मान लेते वारंट भी कटा, मान लेते हैं अब वारंट भी आपका कट गया और आपको पुलिस जो है पकड़ करके ले जाती, थाने में बंद कर देती है। अब थाने में मात्र उसको जो है 24 घंटे रखने का ही अधिकार होता है किसी भी पुलिस को, कितना भी बड़ा आपने कांड किया हो। ठीक है? अगर वो न्यायपालिका से बिना बताए 24 घंटे से ज़्यादा वो अपने थाने में पुलिस रखती है, आपको मारती पीटती है, तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते हो। और किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आप लगा सकते हो उसके, कि भाई हम, और आप करवा सकते हो या आपका वकील जो है जा करके न्यायपालिका में कहेगा कि भाई हमारा जो व्यक्ति है उसको, हमारा जो वो है उसको बंद कर दिया है पुलिस ने, और अभी तक 24 घंटे के भीतर आने जाने के समय को छोड़ करके, मान लेते थाना जो है दूर है और तहसील जो है थोड़ी दूर है, तो वहाँ तक आने जाने में समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहीं से एक प्रकार से या तो भाई वो न्यायालय में बताए होंगे पहले पुलिस अधिकारी, तब आपको रख सकते हैं, बाकी उसके पहले नहीं रख सकते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो कार्यपालिका मतलब प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8वां प्रश्न, कार्यपालिका के मुख्य कार्य कौन कौन से? फटाफट से आप बताएंगे कार्यपालिका के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं।
कार्यपालिका की अगर बात करें तो कार्यपालिका के कई कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्यपालिका जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं वही, ठीक है, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए पहली बात तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। पहला काम होता है प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना। प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना मतलब जो प्रशासन की जो नीतियां हैं, किस प्रकार से हमको प्रशासन लागू करवाना है, किस प्रकार से नियमों को संचालित करना है, इस उस नीति का निर्धारण करना कि भाई किस तरीके से हमको प्रशासन लागू करवाना है, ये कार्यपालिका का ही काम होता है। दूसरा काम होता है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदच्युति करना मतलब उनको हटाना, उनकी रिटायरमेंट की बात करना, उनको कैसे भर्ती करना है, इन सभी की व्यवस्था कार्यपालिका स्वयं करती है। तीसरी बात निर्देश और आदेश जारी करना, ये भी कार्यपालिका के द्वारा ही होता है। कौन सा आदेश होगा, जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये सब कार्यपालिका के अंदर ही होता है। चौथी बात कार्यों में समन्वय स्थापित करना। कार्यपालिका के जितने भी अधिकारी होते हैं, वो कर्मचारी होते हैं, वो सब आपस में तालमेल बनाए रखते हैं और कार्य में उनके समन्वय होता है। कौन सा व्यक्ति कौन कार्य करेगा, सारी बातें पहले से पता होती हैं। पांचवी बात ये है कि पांचवा कार्य इनका यह है कार्यपालिका का कि एक प्रकार से कूटनीतिक कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही होता है। सैन्य कार्य जो होता है कार्यपालिका ही करती है और प्रशासकीय कार्य जो होते हैं वो भी कार्यपालिका के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो कार्यपालिका के प्रशासनिक मामलों में बहुत कार्य है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रशासन जो होती है, प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण भी होता है, चूंकि कार्यपालिका शासन की नीतियों का निर्धारण करती है, प्रशासकों की नियुक्ति करती है, प्रशासकों का हस्तांतरण और निष्कासन करने में एक प्रकार से कार्यपालिका का ही हाथ होता है, ठीक है। तो प्रशासन पर कार्यपालिका का बड़ा नियंत्रण होता है, कानून द्वारा नियंत्रण होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। तो कार्यपालिका जो होती है वो किसी मतलब अलग अलग प्रकार से नियंत्रण रख सकती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, हेनरी फेयोल का संगठन सिद्धांत क्या है। हेनरी फेयोल की अगर बात की जाए तो विद्वान है हेनरी फेयोल, उन्होंने संगठन को लेकर के कई मतलब 14 सिद्धांत दिए हैं। 14 बातें बोली, कौन कौन सी। पहली बात तो श्रम विभाजन होता है संगठन में। दूसरी बात अधिकार और उत्तरदायित्व फिक्स होते हैं सभी व्यक्ति के। तीसरी बात संगठन में अनुशासन होता है, अनुशासन होता है, सभी व्यक्ति अनुशासन में होते हैं। चौथी बात आदेश अगर कोई आता है तो उसको सभी लोग मिल करके अच्छे से काम करते हैं, यानी आदेश की एकता होती है। पांचवी बात जो है वो है निर्देशन, मतलब उसमें डायरेक्शन होता है, कोई व्यक्ति एक निर्देश देगा कि भाई आपको ये करना है तो वो व्यक्ति वही करेगा। छठी बात है व्यक्तिगत हित सामान्य हित से गौड़ होता है इसमें, मतलब व्यक्तिगत हित जो होता है वो इसमें मैटर नहीं करता, इसमें सामान्य हित की बात होती है, सभी व्यक्तियों के हित की बात होती है। सातवीं बात ये कि जो है पारिश्रमिक इसमें चीज़ें होती है, श्रम करने वाले भी व्यक्ति होते हैं। और आठवीं बात ये है, आठवां सिद्धांत है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात भी होती है। सत्ता जो अधिकार होता है संगठन का, एक मुखिया होता है तो केंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि भाई सत्ता कई हाथों में बटी होती है, जो संगठन का मुखिया होता है वो कई लोगों में अपने अधिकार को बांट देता है और फिर इसके बाद में वो व्यक्ति अपने अपने अधिकारों को कई कई भागों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार सत्ता का विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दोनों होता है। 9वां सिद्धांत ये है कि श्रेणी श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है, पद सोपान उसमें होते हैं, कौन सा व्यक्ति किसके अधिकारी के बराबर है, कौन से व्यक्ति का क्या काम है, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। सुव्यवस्था होती है उसमें। इसके अलावा समानता होती है अलग अलग लोगों में। इसके अलावा पदावधि की स्थिरता होती है, कितने समय के लिए आपको फिक्स किया गया है, 5 साल 10 साल, कितने साल आप रहोगे, कितने साल नौकरी आपकी रहेगी, ये सारी चीज़ें संगठन में होती है, कितने साल तक संगठन बना है, सारी चीज़ें। अगली बात है 13वां सिद्धांत ये है कि पहले करने की शक्ति, ये मतलब पहल करने की शक्ति जो होती है ये भी संगठन का ही एक भाग है। और 14वां सिद्धांत जो हेनरी फेयोल ने बताया संगठन का, वो है सहयोग की भावना, हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इस प्रकार से संगठन जो होता है अच्छे तरीके से बना रहता है। हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों को एक प्रकार से कहा कि मुख्य रूप से इन 14 को अगर पढ़ें, इन 14 को कहना चाहें तो आप 5 सिद्धांतों में भी बयां कर सकते हैं। कौन कौन से। पहला तो योजना बनाना, प्लानिंग करना। दूसरी बात संगठन का निर्माण करना। तीसरी बात आदेश देना। चौथी बात समन्वय करना। और पांचवी बात नियंत्रण करना अपने सभी लोगों पर, ठीक है। सभी लोगों में तालमेल बैठाना, सभी लोगों को कंट्रोल करना, सभी लोगों को आदेश कैसे देना, सभी लोगों में संगठित कैसे रहना है, सब योजना पहले से बना लेना, प्लानिंग कर लेना कि भाई हमको करना क्या क्या है। तो इस प्रकार से ये संगठन का आधार होते हैं 5 जो उन्होंने बताया हेनरी फेयोल ने। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, लोक निगम क्या है, फटाफट से आप बताएंगे लोक निगम किसे कहते हैं। लोक निगम की अगर बात की जाए तो लोक निगम का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला व्यापारिक संगठन जो होता है उसी को लोक निगम बोलते हैं। तो लगातार चलने वाला या निरंतर चलने वाला व्यापारिक संगठन लोक निगम कहलाता है। इसमें सरकार, जनता और निजी उद्यमी का सहयोग, तीनों का सहयोग होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे जनता हो और चाहे सरकार हो, सभी का सहयोग होता है।
और अंग्रेजी शब्द है जो लोक निगम होता है उसको अंग्रेजी में कारपोरेशन बोलते हैं। कारपोरेशन का ही हिंदी अनुवाद है लोक निगम। और इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तियों के समूह से होता है जो एक व्यक्ति के समान कार्य करते हों। दूसरी बात, उसे राज्य के द्वारा कानून बना करके विशेष प्रयोजन पूरा करने के लिए बनाया जाता है लोक निगम को, कारपोरेशन को। तीसरी बात, पृथक पृथक कानूनी प्रक्रिया ये रखता है लोक निगम। चौथी बात, अस्थाई होता है लोक निगम। और इसमें पांचवी बात, इसमें सरकारी और निजी उद्यमी दोनों का सहयोग होता है, वो होते हैं लोक निगम। लोगों का संगठन होता है, निरंतर चलने वाला व्यापारिक संगठन होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, वो होता है आपका लोक निगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दीर्घ मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आएंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न में यही सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो केवल 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। 8 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उनमें से 5 प्रश्न छांट करके आपको करने होते हैं। 3 प्रश्न आपको छोड़ देना होता है खंडबाद सहित। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में के संबंध में पोस्ट कार्ब पर प्रकाश डालिए। पोस्ट कार्ब पर मैंने कई बार बताया है आपको। पोस्ट कार्ब जो शब्द है इसको लूथर गुलिक ने जो है दिया है। और खास करके पोस्ट कार्ब जो शब्द है अंग्रेजी के 7 अक्षर को मिला करके बना है। एक तो पी, दूसरा ओ, तीसरा एस, चौथा डी, फिर सी और ओ, ठीक है, और इसके बाद में आर और फिर बी। इसको मैंने विस्तार से जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था तो पूरा मैंने बताया था। अब पी से मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है। ओ का मतलब होता है भैया, ओ का क्या मतलब होता है, पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस मतलब होता है स्टाफिंग, डी मतलब होता है डायरेक्टिंग, ठीक है। सीओ का मतलब होता है जो है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग और बी का मतलब होता है बजटिंग। देखिए, अब जो आपका प्लानिंग होती है, पहले एक रूपरेखा तैयार करी जाती है, एक योजना बनाई जाती है। किसी भी संगठन को या किसी भी प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए पहले एक प्लानिंग होती है, एक योजना, एक रूपरेखा तैयार की जाती है। कार्य करने के निश्चित तरीके मतलब तरीकों को निश्चित करना कि भाई कैसे कार्य करना है, किन सामग्रियों का प्रयोग करके हमको कार्य करना है, उन सभी की व्यवस्था करना, कर्मचारियों को उनका उत्तरदायित्व समझाना कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना, सारी चीज़ें फिक्स करना, ये योजना यानी प्लानिंग के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। संगठन बनाना मतलब कुशल प्रशासन करने के लिए आपको विभाग, उपविभाग, खंड, प्रयोग मतलब खंड, प्रखंड, आयोग, निगम, कार्यालय, कर्मचारी वर्ग, अस्थायी ढांचे, ये सब आपको बनाना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत संगठन के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। स्टाफिंग की अगर बात की जाए तो स्टाफिंग जो होता है उसका मतलब होता है स्टाफ की व्यवस्था करना, मतलब कर्मचारियों की व्यवस्था करना जिसको आप बोलते हैं। चूंकि शासन की नीति को क्रियान्वित करने के लिए आपको स्किलफुल यानी कुशल और क्षमता वाले, अधिक क्षमता वाले यानी दक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति करना होता है कि भाई जो उसके योग्य हो उसी को आप जो है उस पद पर विराजमान करवाएं, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाएं, उनके कल्याण की व्यवस्था करवाएं। तो इन सभी ये सब जो है कर्मचारियों को इकट्ठा करना, लोग जो काम करेंगे उसमें स्टाफ की व्यवस्था करना। फिर उसके बाद में अगला है डायरेक्शन यानी कि निर्देश देना, ठीक है, निर्देशित करना। क्योंकि शासन को चुस्त बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है नीति प्रशासन विषयों पर निर्देशों का कर्मचारियों के द्वारा पालन करना। और इसके लिए एक प्रकार से एक डायरेक्टर होता है जो कि एक प्रकार से सारी चीज़ों को बताता है कि भाई आपको ऐसे करना है। जैसे फिल्म की शूटिंग होती है तो डायरेक्टर क्या करता है, जैसे बताता है हीरो को कि भाई आपका शूट ये है, आपका शूटिंग मतलब आपका रोल ये है, आपको ये करना है। हीरोइन को बताता है आपको ये करना है। सारे लोगों को बताता है कि भाई आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो एक वो निर्देश देने का एक व्यक्ति। सीईओ का दोनों का मतलब मिला करके होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समन्वय करना। समन्वय करना का मतलब ये होता है क्योंकि प्रशासन के तमाम सारे जो विभाग बनाए हमने, जो मैंने संगठन की बात करी, उप विभाग, खंड, आयोग, निगम, कार्यालय, कर्मचारी वर्ग, ये सब जो आपने बनाया, इन सब में तालमेल बैठाना सबसे बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि भाई विभाग वाले उप विभाग से खपा है, उप विभाग वाले खंडों से, खंड वाले प्रखंड से, प्रखंड वाले आयोगों से, निगम से, इन सभी प्रकार से अगर एक दूसरे के से तालमेल नहीं बैठेगा तो कैसे काम चलेगा। तो तालमेल बैठा करके चलना, ये होता है आपका समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। इसके बाद में अगला होता है आपका रिपोर्टिंग। क्लियर। आर का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग करना मतलब होता है रिपोर्ट देना। रिपोर्ट देने से प्रशासन की नीति क्रियान्वित करने संबंधी भाई की जो काम हो रहा है कि कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक आगे बढ़ा काम, समय समय पर वो जाकर के जो डायरेक्टर है या निर्देशन जो करने वाला है, जो संगठन का मुखिया है, उसको जाकर के बताए कि भाई कार्य यहाँ पर है या कार्य प्रगति पर है, कार्य इतना पहुँच चुका है। ये सारी चीज़ें फिक्स मतलब बताए जाकर के सूचना दे उसको, जाकर के जो आदेश देने वाला जो निर्देशक है उसको बताए कि भाई ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो रिपोर्टिंग करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और बी का मतलब होता है बजटिंग।
बजटिंग का मतलब होता है बजट तैयार करना। बजट का मतलब क्या होता है? लेखांकन या लेखा जोखा तैयार करना। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि भाई कोई भी सरकार है तो वहाँ पर प्रशासन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सरकार का आय कितनी है, पूरे के पूरे साल की आय कितनी है, कितना व्यय हुआ है पूरे के पूरे साल में, इन सभी का लेखा जोखा तैयार करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वित्तीय साधनों के स्रोत खोजना, कहाँ से पैसे कमाया जाए। तो ये सब एक प्रकार से बजट के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी शब्दों से मिला करके इन 7 शब्दों से एक प्रकार से बनते हैं पोस्ट कार्ब, और इसके माध्यम से लोक प्रशासन का क्षेत्र जो होता है आगे बढ़ता है। समझ में आ गई चीजें? तो ये हो गया आपका लोक प्रशासन का विधि पोस्ट कार्ब। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं? औपचारिक संगठन क्या होता है भैया और अनौपचारिक संगठन क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। तो औपचारिक संगठन की अगर बात की जाए तो इससे मतलब होता है उन संगठनों से जिनमें प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार और उत्तरदायित्व जो होता है उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना, सारी बातें पहले से फिक्स होती हैं। इस प्रकार के संगठन में क्या होता है, अधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रत्यायोजित होते हैं और पूरी संगठन संरचना संस्थाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है कि भाई जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर से निम्न स्तर तक लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं। तो ये होता है औपचारिक संगठन। जैसे जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो प्रत्यायोजित करेंगे, प्रत्यायोजन करेंगे। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि अपने से नीचे वाले अधिकारी को अपना जो पदभार है उसको सौंपना या बताना कि भाई हमारे ऊपर, जैसे मान लेते हैं कि मैं टीचर हूँ। अब जैसे कि हमको आपको कुछ बताना है कि भाई आपको कुछ करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप, मान लेते हैं मैं आप बताऊं कि भाई आप जो है प्रचार करना है हमको किसी भी चीज़ का, मान लेते हैं हमको अपने चैनल का प्रचार करना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने कॉलेज में जा करके हमारा पंपलेट छपवा लो और छपवा करके पंपलेट आप अपने अपने एरिया में सभी लोग बांट दो। अब क्या हो गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण हमने कर दिया। सत्ता का विकेंद्रीकरण भी यहाँ पर कहना उचित ना होगा। यहाँ पर ये हो गया कि मैंने प्रत्यायोजन कर दिया। मतलब जो मेरा काम था कि भाई पंपलेट छपवा करके अपने हर एक कॉलेज में जा करके चिपकाना, वो काम मैंने आपको सौंप दिया। तो ये क्या होगा, ये होगा सत्ता का प्रत्यायोजन। यानी हमने अपना कार्य या हमने अपना पदभार जो है कई लोगों में बांट दिया, छोटे छोटे लोगों में बांट दिया, हर एक क्षेत्रों में मैंने बांट दिया। छोटे छोटे लोग कहने का मतलब ये नहीं कि आप छोटे हैं, मतलब ये है कि टुकड़ों में बांट देना। जैसे कोई बड़ा काम है तो उसको टुकड़ों में बांट देना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये औपचारिक संगठन में चीजें होती हैं। एलडी व्हाइट महोदय कहते हैं कि जो औपचारिक संगठन होता है यह संबंधों की एक औपचारिक घोषित प्रकृति होती है जो शासन में विधि तथा उच्चतम प्रबंध के द्वारा स्थापित की जाती है और यह किए जाने वाले कार्य की प्रकृति तथा मात्रा पर आधारित होती है, उसके क्वांटिटी पर आधारित होती है। इसे खास करके आप बड़े ही आसानी से किसी चार्ट पर अंकित कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो औपचारिक संगठन जो होता है वो एक प्रकार से मतलब खास करके अधिकार उत्तरदायित्व इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है कि भाई किस व्यक्ति को क्या काम करना है। ये होता है औपचारिक संगठन। जबकि अगर बात की जाए अनौपचारिक संगठन की, तो अनौपचारिक संगठन जो होता है उससे आशय उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों से होता है जो व्यक्तियों के एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से एक साथ संगठन होते पर, मतलब होने पर स्वतः उदय होते हैं। मतलब कि अगर हम और आप इकट्ठा हो जाएं और आप खुद ही सोच लें कि भाई हमको पंपलेट छपवाना है मेरे बिना कहे, या एक प्रकार से आपको खुद ही लग जाए कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है, होता है आपका अनौपचारिक संगठन। मतलब जिसमें कोई व्यवस्थित चीजें पहले से ना फिक्स हों, पहले से बताई ना जाए आपको और फिर से आप मतलब वो ऐसे कर दें। बर्नार्ड महोदय कहते हैं कि एक संगठन उस समय अनौपचारिक माना जाता है जबकि अंततः व्यक्तिगत संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य की के लिए स्थापित हो जाता है। मतलब उनको पता ही ना हो और वो चीज़ जो है ऑटोमेटिक कर दें या हो जाए। प्रोफेसर डेविस कहते हैं कि अनौपचारिक संगठन को एक ऐसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों के जाल या तंत्र के रूप में मानते हैं जो अनौपचारिक संगठन के द्वारा आवश्यक या स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि अपने आप वो जो है सिचुएशन के हिसाब से हो जाता है। कोई प्लानिंग नहीं होती पहले से, कोई उत्तरदायित्व या कोई अधिकार फिक्स नहीं होता, आपको ये करना है, कैसे करना है, क्या करना है, पहले से कुछ फिक्स नहीं होता है। वो आ गए और होने लगा काम। क्लियर, ये होता है। तो ये होता है अनौपचारिक संगठन। स्वतः उत्पन्न होता है अनौपचारिक संगठन, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और औपचारिक चार्ट में यह स्थान नहीं रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होता है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। ठीक है, इनसे हम लोग यही समझते हैं। कुल मिलाकर के अगर अंतर की बात करेगा तो औपचारिक जो संगठन होते हैं, औपचारिक संगठन जो होते हैं प्रत्यायोजन के कारण निर्मित होता है कि हम अपना अधिकार आपको सौंप दें। जबकि अनौपचारिक संगठन जो होते हैं ये सामाजिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं कि भाई अगर
हमने आपका कोई काम किया तो आप हमारा भी कोई काम कर दे बिना बताए हुए, ये भी हो सकता है। या ऐसे खास करके इसके अंतर्गत लोगों का तथा उनके संबंधों पर बल दिया जाता है, तो यही सारी चीजें हैं। क्लियर। और अस्थाई होता है औपचारिक संगठन, जबकि अनौपचारिक संगठन कम अस्थाई होता है। औपचारिक संगठन का आकार बहुत बड़ा हो सकता है, जबकि अनौपचारिक संगठन जो होता है उसका आकार छोटा होता है। औपचारिक अधिकार, जो औपचारिक संगठन के अधिकार होते हैं ऊपर से नीचे अथवा समतल रूप से प्रभावित होते हैं, जबकि अनौपचारिक अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से ये औपचारिक और अनौपचारिक संगठन या प्रशासन के बारे में मैंने आपको बताया। तीसरा प्रश्न है प्रबंध के अर्थ एवं कार्य की विवेचना कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, प्रबंध किसे कहते हैं। प्रबंध की अगर बात की है, प्रबंध का अर्थ और कार्य क्या होता है। प्रबंध की अगर बात की जाए तो प्रशासन और संगठन की तरह प्रबंध भी एक व्यापक शब्द है अपने आप में, जिसको बोलते हैं मैनेज करना। ठीक है। आधुनिक युग में आप देखते हैं प्रशासन की जटिलता और व्यापकता के कारण लोग प्रबंध का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया है। और प्रबंध निश्चित कार्यों को मिला करके बनी एक प्रक्रिया को हम प्रबंध बोलते हैं, कि कोई निश्चित कार्य है उसको इकट्ठा करके उसी से मिला करके एक प्रक्रिया बनती है, उसी प्रक्रिया को हम प्रबंध बोलते हैं। जो लोग इन कार्यों को संपन्न करते हैं वो प्रबंधक कहलाते हैं। कार्यों का संपादन प्रबंध होता है। यह साधनों का कार्यकारी स्वरूप होता है। इसमें प्रयत्नों का तो महत्व होता ही है, लेकिन स्वयं कार्य में प्रबंध नहीं होता है। कार्य को करना प्रबंध कहलाता है। प्रबंध का कार्य स्वयं कार्य करना नहीं बल्कि दूसरों से करवाना होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रबंध का मतलब ये नहीं कि आप खुद काम करें, आप लोगों से करवाएं। एक नेतृत्व वाली मेंटालिटी आपके अंदर हो कि भाई कि आप ये काम करवा रहे हैं। जैसे कि कोई काम जो है आपके पिताजी हैं, आप मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, चार भाई चार लड़के किसी के, तो पिताजी जो हैं वो करते हैं कि भाई तुमको ये करना, तुमको वो करना, तुमको वो करना, तो मैनेज कर रहे हैं कि भाई सारा काम जो है चारों लोगों में बांट दिया और चार लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो एक प्रकार से उनके अंदर शैली है, वो एक प्रकार से वही है प्रबंध। ठीक है। टैरी महोदय कहते हैं कि अन्य लोगों के प्रयत्नों द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए वही प्रबंध होता है। कोई निश्चित उद्देश्य है, पहले से निश्चित उद्देश्य है कि भाई हमको यहाँ पर जाना है, तो अब हम क्या करें, हम अपना ना जाएं, खुद दूसरों को वहां पर भेज दें। ठीक है, ताकि हमारा काम भी हो जाए और हमारे उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाए। और तो वो होता है प्रबंध, मतलब ठीक है, समझ रहे, मैनेज करना। जैसे मान लेते हैं चीनी अगर नहीं है और चाय आपको पीना है, तो आप जो है अगर मान लेते हैं कि आप सोचें कि कैसे आप व्यवस्था करें, तो चाय की जगह पर आप शरबत की बात कर लें, शरबत पिलवा दें। ठीक है। या चाय ना पिलवा करके आप ठंडा मंगवा लें, या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास कोई चीज़ उपलब्ध ना हो और फिर भी उस चीज़ का आप उत्तरदायित्व, मतलब उसका निर्वहन कर लें उत्तरदायित्व का, तो वो होता है प्रबंध। क्लियर। सुल्ज महोदय कहते हैं कि प्रबंध वह शक्ति होती है जो पूर्व निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी संगठन का पथ प्रदर्शन और निर्देशन करती है कि भाई अगर ये चीज उपलब्ध नहीं है तो आप इसके स्थान पर इसका भी प्रयोग करके इस चीज की पूर्ति कर सकते हैं, इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। क्लियर। पहले से उद्देश्य निश्चित होता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी संगठन में कोई बाधा या समस्या आती तो उसको बताता है कि भाई आप ये काम ऐसे कर सकते हैं। मेयर महोदय कहते हैं कि प्रबंध किसी संगठन की इकाई के ढांचे के द्वारा संपन्न क्रियाओं को प्रकट करता है। तो यही होता है प्रबंध। प्रबंध के कई कार्य होते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए प्रबंध के कार्यों की, तो चूंकि प्रबंध एक प्रक्रिया होती है, अनेक कृत्यों में बटा हुआ होता है प्रबंध। लूथर गुलिक ने प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कार्य के रूप में दर्शाया है और इसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन और बजट, या प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्टिंग। ठीक है। बजट तैयार करना, जो मैंने आपको अभी भी बताया वही चीज होता है। संगठन के कई सारे कार्य होते हैं, उसमें प्रबंध के द्वारा ही सारी चीजें, नेतृत्व, नीति का निर्धारण कैसे करना, नीति निर्णय कैसे लेना है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सभी आपके जो है प्रबंध के ही कार्य होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का काम करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, बजट से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। बजट जो है सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी सरकार को चलाने के लिए। और अगर बजट की बात की तो बजट जो शब्द बना हुआ है ये फ्रेंच भाषा का शब्द एक है बूजट, बूजट से बना हुआ है। बूजट हिंदी मतलब फ्रेंच भाषा का शब्द है बूजट, उसी से बना बजट। और इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। बूजट का मतलब क्या होता था, चमड़े का थैला या झोला। ठीक है।
1733 ईस्वी की बात है। एक ब्रिटिश वित्त मंत्री थे, उनका नाम था सर रॉबर्ट वालपोल। उन्होंने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागजात को संसद के सामने पेश किया था। तो एक चमड़े के थैले में उन्होंने सबसे पहले पेश किया था और चमड़े के थैले से उन्होंने निकाला जब उसको, तब लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया और उसको उन्होंने सभी लोगों ने कहा कि बजट खोला गया। तो एक पुस्तिका प्रकाशित हुई इसी बजट खोला गया नाम से, और उसी समय से बजट शब्द जो है उसका प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के रूप में 1733 के बाद से होने लगा। और कुछ लेखकों ने बजट की परिभाषा अनुमानित आमदनियों और खर्चे की विवरण मात्र के रूप में करी है, और कुछ अन्य लेखकों ने बजट को राजस्व और विनियोग अधिनियम का पर्यायवाची माना है। तो अलग अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन प्रथम अवधारणा अमेरिकन विद्वानों में समानता पाई जाती है, जबकि दूसरी अवधारणा यूरोपियन विद्वानों में और विशेषता फ्रेंच लेखकों में भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे ले आए बुलियो महोदय हैं, उन्होंने कहा बजट की परिभाषा को देते हुए कि बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत या निश्चित समय के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों या खर्चों का क्या होता है, एक विवरण होता है। रीन स्टोर्म कहते हैं कि बजट एक लेख पत्र होता है जिसमें सरकारी आय तथा व्यय का या व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है, वही होती है बजट। मतलब सरकार का लेखांकन होता है पूरे के पूरे साल का, कितना खर्चा हुआ, कितना आमदनी हुई, कितना बचा, कितना कहाँ पर क्या हुआ, सारा का सारा लेखा जोखा, क्या क्या आगे करना है हमको, तो बजट वही होता है। बजट जो होता है सरकार की आय तथा व्यय का विवरण मात्र नहीं होता है। बिलोबी महोदय कहते हैं कि इस प्रकार से बजट आमदनियों तथा खर्चों के अनुमान मात्र से अधिक होता है। वह एक साथ ही एक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट होता है, एक अनुमान होता है, एक प्रस्ताव होता है, या ऐसे कहें कि उसे ऐसा होना चाहिए, यह एक ऐसा प्रलेख अथवा दस्तावेज है अथवा होना चाहिए जिसके द्वारा मुख्य कार्यपालिका धन प्राप्त करने वाली तथा व्यय स्वीकृति करने वाली सत्ता के सामने क्या करती है, इस बात का पूर्ण प्रतिवेदन या रिपोर्ट रखती है कि उसने और उसके जो अधीनस्थ जो कर्मचारी लोग थे उन्होंने गत वर्ष में या पिछले वर्ष में कामकाज की व्यवस्था किस प्रकार से की, सरकारी कोषागार की वर्तमान स्थिति क्या है। इन सूचनाओं के आधार पर वह आगामी वर्ष के लिए अपने कार्यक्रम की घोषणा कैसे करता है और बताता यह है कि उस कार्य के लिए वित्त व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से आगे हमको काम करना है। ये सारी बातें बजट में बताई जाती हैं। क्लियर? तो बजट से के बारे में सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे। बजट की अगर विशेषताओं की बात करें तो बजट जो होता है, सबसे पहली बात, बजट सरकारी रीति नीतियों को प्रतिबिंबित करने का एक प्रशासनिक प्रयास होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, विगत वर्ष में कार्यपालिका के द्वारा संपादित प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यों का एक संतुलित ब्यौरा होता है बजट। तीसरी बात, जो सरकारी क्रियाकलाप होते हैं उनके संचालन के लिए जो आवश्यक धनराशि होती है उसको जुटाने तथा इसे खर्च करने का एक व्यवस्थित एक लेखा जोखा एक मसौदा होता है बजट। ठीक है, इसके अलावा व्यवस्थापिका के समक्ष स्वीकृति के लिए पेश किए जाने के कारण बजट नियमित रूप से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध कराते रहने का एक प्रभावी माध्यम भी होता है। इसके अलावा व्यवस्थापिका की स्वीकृति मिलने के बाद में सतत पुष्टि का प्रमाण माना जा सकता है, और इस प्रकार से बजट जो होता है वर्तमान काल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है कि बजट को समस्त वित्तीय प्रशासन तंत्र का प्राण या लोकप्रिय शासन व्यवस्था के अस्तित्व का आधार माना जाता रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये होता है आपका बजट, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया और बताया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियोस आपको मिलते रहें। प्रश्न है, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की उभरती समस्याओं पर प्रकाश डालिए। विकासशील देशों में खास करके लोक प्रशासन की बहुत सारी समस्याएं हमारे समक्ष आ रही हैं। खास करके दो प्रकार की दुनिया के देश थे, एक भाई साम्यवाद, एक मतलब एक समाजवाद या साम्यवाद की बात करता था रूस, और एक अमेरिका जो कि पूंजीवाद की बात करता था। ऐसे में एक नया देश आया दुनिया के सामने, उसका नाम है भारत। अब भारत और भी तमाम सारे देश जिसको ब्रिटेन कब्जा करके रखा था जब छोड़ा, तो वो सब तीसरी दुनिया के देश कहलाए और भारत उसमें मुख्य रूप से था। तीसरी दुनिया के देशों को विकासशील देश माना जाता है और विकास की ओर अग्रसर हैं, विकास कर रहे हैं। जैसे एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश जो हैं विकासशील देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं। खास करके ऑस्ट्रेलिया और जापान को अगर छोड़ दें तो दक्षिणी गोलार्ध के सभी देश लगभग विकासशील देश की ही श्रेणी में आते हैं। और इन विकासशील देशों में लोक प्रशासन की कई सारी समस्याएं हैं जिनके कारण से वे अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, उन्हीं समस्याओं को यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है।
क्लियर। तो आपने समझा कि विकासशील देश कौन कौन से हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान को अगर छोड़ दे, जापान एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो बाकी छोड़ दे तो बाकी जितने भी दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं सारे के सारे आपके जो है विकासशील ही, अभी उनका विकास ही हो रहा है, चाहे भारत की बात करें चाहे अन्य देशों की बात करें। तो पहला देखें, पहला जो एक प्रकार समस्या है, पहली समस्या है उभरती जो समस्या है विकासशील देशों में लोक प्रशासन की, वो समस्या प्रशासनिक संरचना का अभाव। चूंकि विकासशील एवं गरीब देशों में प्रशासनिक संरचना का अभाव होता है, प्रशासन राजनीति से तटस्थ नहीं होता है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है और जिसके कारण से कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ली जा सकती, उसमें असुविधा महसूस होती है। तो सबसे पहला प्रशासनिक संरचना का अभाव है, प्रशासनिक संरचना में कमियां आ रही हैं। दूसरी जो खास करके दूसरी जो एक प्रकार से समस्या है वो है प्रशासकीय नेतृत्व का अभाव। चूंकि तीसरी दुनिया के देशों में जहां राजनीतिक अस्थिरता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों के प्रभावशाली नेतृत्व की कमी है। खास करके इन देशों में कार्यपालिका का अध्यक्ष निर्णय लेने में काफ़ी कमज़ोर होता है, डरता है। तो ये तीसरी जो समस्या है वो है भ्रष्टाचार की समस्या, बहुत ज़्यादा। आप देखते हैं विकासशील देशों में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोग इसे आम बात मानने लगे हैं। अब राजनीति में और प्रशासनिक स्तर पर आप देखते हैं देशों में भ्रष्टाचार का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान में जहां 90% कर वसूले जाते हैं, वहीं इन देशों में लगभग 30% से भी कम कर वसूली होती है, भारत वगैरह में या अन्य देशों में आप देखें तो। चूँकि बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार कर लेते हैं, ठीक है, ट्रस्ट वगैरह तमाम सारा बना करके इधर उधर मामला, रुपया पैसा मतलब काला धन, इसीलिए तो नोटबंदी की गई थी। चौथी समस्या ये है कि भाई प्रशासन का विदेशी प्रतिमान, चूंकि क्या होता है विकासशील देश जो हैं अधिकांशतः देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं, जिसके कारण से क्या हुआ उन पर विदेशी प्रभाव पड़ रहा है। वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जो है अपनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो प्रशासन का विदेशी प्रतिमान, चूंकि वो बाद में जो है आज़ाद हुए, तो उनको थोड़ा समय जरूर लगेगा। पांचवी समस्या ये है कि गरीबी और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। छठी जो है समस्या ये है बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके अलावा जन आक्रोश और हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, ये भी एक प्रकार से लगातार बढ़ रही है। विधायिका का ह्रास होना, चूंकि विकासशील देशों में विधानमंडल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। विधानमंडल विषम परिस्थितियों के कारण से सहयोग की भूमिका निभाने में असफल अपने आप को महसूस पा रहा है। तो कार्यपालिका के द्वारा एक सफल व्यवस्था की स्थापना करना एक स्वप्न मात्र हो चुका है विकासशील देशों में। तो इस प्रकार से और भी तमाम सारी समस्या है, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता है, सीमित निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था है, विलासितापूर्ण खर्च है और खर्च में वृद्धि लगातार होती जा रही है। तो इस प्रकार से ये विकासशील देशों में लोक प्रशासन की कुछ उभरती समस्याएं हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचारों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। नौकरशाही पर मैक्स वेबर के क्या विचार हैं? मैक्स वेबर की अगर बात की जाए, मैक्स वेबर की अगर बात करें हम, तो मैक्स वेबर जो है नौकरशाही पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाले हैं और पहले समाजशास्त्री माने जाते हैं व्यवस्थित अध्ययन करने वाले नौकरशाही पर। इन्होंने क्या किया, मैक्स वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना और इनके अनुसार अगर बात करें तो संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन जो है वो नौकरशाही होती है। अगर देखें इनके सिद्धांत को, नौकरशाही पर जो इन्होंने विचार दिए हैं अपने नौकरशाही पर, किसने? मैक्स वेबर ने। तो उनकी अगर बात की जाए तो इनके सिद्धांत मतलब यद्यपि सिद्धांत के रूप में इसका अवैयक्तिक स्वरूप है नौकरशाही का, फिर भी नौकरशाही का राज्य के भीतर एक अलग समूह है जिसके अपने विशेषित होते हैं, विशेष मूल्य होते हैं, विशेष शक्ति होती है अपनी, और इसका अलग हित प्रशासनिक स्थितियों और सत्ता को बनाए रखने एवं उनका विस्तार करने में निहित होता है। और मैक्स वेबर जो है नौकरशाही सत्ता को लेकर के उन्होंने सत्ता का वर्गीकरण किया और कहा कि 3 प्रकार की सत्ता या 3 प्रकार की नौकरशाही होती है। कैसी भाई? पहली तो परंपरागत सत्ता, दूसरी गौरवपूर्ण सत्ता और तीसरी विधिक सत्ता। ठीक है, तो जहां पर आप देखते हैं प्रबंधन में नौकरशाही की पुरानी व्यवस्था कायम होती है, उसे परंपरागत सत्ता बोलते हैं। ठीक है, और गौरवपूर्ण सत्ता जो होती है प्रभावशाली होती है, जबकि विधिक सत्ता जो होती है वो एक प्रकार से कानूनी सत्ता मानी जाती है। ये तीनों सत्ताएं नौकरशाही व्यवस्था में आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। परंपरागत सत्ता जो आपको पहले से मिली हुई है, गौरवपूर्ण सत्ता जो अपने दम पर आपने प्राप्त की है, और विधिक सत्ता का मतलब होता है कि जो आपको कानूनी रूप से मिली है। ठीक है, जैसे कोई पुलिस अधिकारी को कोई सत्ता पहले से मिल जाती है, ठीक है, मतलब पहले से नहीं अर्जित करनी पड़ती है, तो वो सत्ता। नौकरशाही की कई सारी विशेषताएं हैं,
अगर नौकरशाही की बात की है तो नौकरशाही के आदर्श रूप की विशेषताओं का वर्णन मैक्स वेबर ने किया है। पहली बात उन्होंने बताई मैक्स वेबर ने कि निश्चित कार्य क्षेत्र होता है नौकरशाही का। दूसरी बात स्पष्ट श्रम विभाजन होता है नौकरशाही में। निश्चित कार्य विधियाँ होती हैं कि उसी कार्य विधियों का प्रयोग करके आप कार्य कर सकते हैं। चौथी बात कार्यों को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था होती है। पांचवी बात पद सोपान पद्धति होती है। छठी बात पद के लिए योग्यताएं होनी जरूरी होती है। सातवीं बात कठोर और व्यवस्थित अनुशासन और नियंत्रण होता है नौकरशाही में। आठवीं बात आदर्श बनने की कोशिश होती है, मतलब जो पहले चीज़ें जो अच्छे अच्छे काम कर आए हैं लोग उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास। इसके अलावा अहम का अभाव होता है इसमें, हम की भावना कम होती है। पृथक पृथक कई सारे वर्ग होते हैं इसमें, ठीक है। वेतन और पेंशन का आधार भी एक प्रकार से इसमें लिया जाता है नौकरशाही में। तो नौकरशाही की ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और भारत में नौकरशाही राजनीति से तटस्थ नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी तटस्थ नहीं है। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका के बीच क्या अंतर है, बताइए। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में क्या अंतर है, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच में क्या अंतर होता है। अगर हम बात करें तो संसदात्मक शासन में कार्यपालिका की शक्ति जो होती है विभाजित होती है। एक वास्तविक और दूसरी नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। दोनों में कई अंतर आपको मिलेंगे। तो पहला अंतर आप लिखेंगे कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति के नाम मात्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्य के प्रमुख में निवास करती है। क्लियर, जो राज्य का प्रमुख होता है उसमें निवास करती है कार्यपालिका की शक्ति नाम मात्र की, जैसे कि राष्ट्रपति भारत में। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो होती है ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निवास करती है। जो प्रधानमंत्री भारत में प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है और राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका का है। दूसरा अंतर ये कि संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्य का प्रमुख हस्ताक्षर करता है नाम मात्र का कार्यपालिका, लेकिन वह उसके लिए स्वतंत्र नहीं होता है कि हस्ताक्षर करे कि ना करे, उसको करना ही पड़ता है। तो नाम मात्र का कार्यपालिका राष्ट्रपति जैसे भारत का। और वास्तविक कार्यपालिका जो है संसद के द्वारा पारित विधेयक तभी संभव होता है जब वास्तविक कार्यपालिका का उसमें योगदान होता है, यानी मंत्रिपरिषद जो है उसमें पूर्ण रूप से जब भागीदार होती है तभी कोई काम आगे बढ़ता है। तीसरा अंतर ये होता है कि नाम मात्र का कार्यपालक संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। चौथा अंतर आप लिखिएगा कि नाम मात्र की कार्यपालिका संसद का अधिवेशन बुलाती है या बुलाता है, जबकि जो एक प्रकार से वास्तविक कार्यपालिका होता है वास्तविक कार्यपालिका संसद का अधिवेशन बुलाने की सिफारिश नाम मात्र की कार्यपालिका से करता है, राष्ट्रपति से करता है, प्रधानमंत्री की आप जो है संसद का अधिवेशन बुलाओ तो जो है राष्ट्रपति जो होता है वो बुलाता है, मतलब किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर। यानी वास्तविक कार्यपालिका कहने पर जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो संसद का अधिवेशन बुलाती है। क्लियर। और भी कई अंतर है। पांचवा अंतर आप लिख दीजिएगा, क्योंकि नाम मात्र की कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और वास्तविक कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर अस्थायी मतलब कार्य करती है जब तक निम्न सदन में उसका बहुमत बना होता है। इसे प्रधानमंत्री कभी भी हटाए जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो होता है उसके हटाने के लिए महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा उसको हटाए सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का पद निश्चित होता है कि भाई 5 साल के लिए राष्ट्रपति या 6 साल के लिए जो भी होंगे, 5 साल के लिए अलग अलग देशों में 6 साल के लिए होंगे या 4 साल के लिए, कहाँ के राष्ट्रपति की बात हो रही है वो अलग अलग देशों में अलग अलग समय है, ठीक है। भारत में भी 5 साल राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका में 4 ही साल आप देखते हैं। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है निश्चित होता है कि भाई इतने साल के लिए हैं, लेकिन उसके पहले नहीं हटाए जा सकते हैं, मतलब बहुत विशेष परिस्थितियों में हटते हैं। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कभी भी भंग हो सकती है। जैसे मान लेते हैं आप देखते हैं मुख्यमंत्रियों का कई राज्यों में आप देखे होंगे, तो ये चीज़ें। छठा अंतर आप लिख सकते हैं कि भारत में नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, जबकि ब्रिटेन में राजा और रानी में शक्तियां निहित होती है। ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और सभी मंत्री जो होते हैं वो सब वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। सातवां अंतर आप लिख दीजिएगा कि राष्ट्रपति या सम्राट संसद के सदस्य नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो एक प्रकार से वास्तविक कार्यपालिका होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, और सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री भी संसद का ही सदस्य होता है, जबकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। या सम्राट जो ब्रिटेन में होते हैं, राजा होते हैं, वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। क्लियर। संसद के एक अंग होते हैं, वो संसद के 3 अंग होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति स्वयं भी संसद का ही सदस्य होता है। ये बात, संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का एक अंग होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से
ये चीजें हो गई। अच्छा, जो नाम मात्र का कार्यपालिका पालक होता है वह स्वविवेक के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है। अगर सोचे राष्ट्रपति कि हमको ये काम करना चाहिए तो वो नहीं कर सकता है। वास्तविक कार्यपालिका को कोई निर्णय लेना होगा, वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष को अगर कोई काम करना होगा तो कोई भी निर्णय वो लेने में सक्षम है। प्रधानमंत्री जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो चाहे वो नहीं कर सकता। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होता दोनों में अंतर, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच में। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रत्यायोजन क्या है, इसके प्रकार तथा गुण और दोष बताइए। फटाफट से आप बताने का काम करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, बताइए। अच्छा, मैंने बताया था जो नेता विधायक होते हैं ये सब विधायिका के सदस्य तो होते ही हैं, लेकिन कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे जब मंत्री परिषद बनाई जाती है तो कोई खेल मंत्री हो गया तो खेल वाला प्रशासन वही देख रहे हैं, वो जो काम कहेंगे वही लोग करेंगे, तो वो उसका भी अंग होते हैं। कोई वित्त मंत्री हैं, कोई विदेश मंत्री हैं, क्लियर, तो ऐसे कोई रेल मंत्री हैं। तो इस प्रकार से ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रत्यायोजन क्या है, इसके प्रकार और गुण दोष बताइए। प्रत्यायोजन की अगर बात की जाए तो प्रत्यायोजन क्या होता है भाई, मैंने आपको शुरुआत में ही प्रत्यायोजन के बारे में बताया कि जो प्रत्यायोजन होता है उसको क्या मतलब, उसका मतलब होता है कार्यों को अन्य लोगों में बांट करके एक प्रकार से दूसरों को काम देना, दूसरों को कई लोगों में काम को बांट देना अपने काम को। तो एक ऐसा रास्ता होता है प्रत्यायोजन जिसके द्वारा अधीनस्थों को या जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके समूह को और तथा उनकी योग्यता का अनुकूलतम उपयोग कर सकें आप, ठीक है। प्रत्यायोजन जो होता है अधीनस्थों को शक्ति, उत्तरदायित्व और अधिकारों को देकर के कार्य कराने की प्रक्रिया होती है और अधीनस्थों तथा प्रवरों के मध्य एक आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं ही सारे कार्यों को नहीं कर सकता है। उसको अपने कार्यों को या कुछ कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंपना होता है और इसी कार्य करने का जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रत्यायोजन कहा जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। परिभाषा दी है प्रत्यायोजन की, F.G. मूरे महोदय ने कहा कि प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य व्यक्तियों को कार्य करने का वितरण करना है और उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना है। थियो हैमन महोदय कहते हैं कि अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं के कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से होता है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से जो है प्रत्यायोजन को परिभाषित किया, लेकिन अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं सरल भाषा में, प्रत्यायोजन का सीधा सा मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जैसे कि एक पिताजी हैं और उनके 4 पुत्र हैं, तो अब चूंकि सारा काम जो है पिता थोड़ी ना करेंगे। अब मान लेते हैं उनको गेहूं भी काटने जाना है उसी समय मान लेते हैं उनको बाजार से एक प्रकार से जाना है भाई, जो है तेल पेरवावे जाए के बाजार से तेल निकलवाने जाना, सरसों पेरवाने जाना है, ठीक है। किसी को गेहूं पिसवाने जाना है, किसी को गेहूं काटने जाना है, ठीक है। या मान लेते हैं किसी को और दूसरे काम में, किसी को बाजार जाना शॉपिंग करने, तो सभी लोगों को काम बांट देगा पिता कि भाई आप यहाँ पर जाओगे, आप वहाँ पर जाओगे, आप वहाँ पर जाओगे। सारे काम जो उसको करना था वो काम उन्होंने बता दिया कि भाई आपको ये कर देना, आपको वो कर देना, ठीक है। तो आप ऐसे कर देते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं कहीं पर आप आइस लेने गए, न्योता लेने जिसको आप कहते हैं, ठीक है, निमंत्रण देने। तो गाँव में पहुंचे और गाँव में कहा कि भैया सबका आइस दे दियो, पूरे गाँव भर जे जितना जने बांटे वाटे हुई है सबका आइस दे दियो। तो वो गांव के जो जितना जगह आप सौंपे काम, जैसे अपने कार्यभार को और लोगों में सौंप देना ताकि आपका काम हल्का हो जाए। तब बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं अपने अपने कामों को छोटे छोटे अधिकारियों को सौंप देते हैं कि आपको ये काम करना है। अब वो अधिकारी वो अपने छोटे से सौंपते हैं काम करने के लिए, और इस प्रकार से काम करने को, काम के हस्तांतरण, सत्ता का हस्तांतरण जो होता है उसी को बोलते हैं प्रत्यायोजन। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रत्यायोजन का गुण ये है कि भाई सबसे पहली बात मानवीय अपूर्णता का पूरक है ये, मतलब कि प्रत्यायोजन जो होता है वो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो वो एक प्रकार से अपने अधीनस्थों को उस काम को करने के लिए कह सकता है। दूसरी बात, प्रबंधकीय गुणों का विकास का साधन होता है प्रत्यायोजन, इसका दूसरा महत्व। तीसरा महत्व यह है कि तकनीकी जटिलताएं खास करके प्रत्यायोजन की आवश्यकता पर बल देती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार की क्रियाएं ना तो समझ ही सकता है और ना ही उसको कर सकता है। उसके लिए विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और इन विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रत्यायोजन करना ही आवश्यक होता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं चैनल चलाता हूं, तो मैं अकेले सारे काम थोड़ी ना कर पाऊंगा। मैं किसी को बुलाऊंगा कि भाई थोड़ा सा कंटेंट मेरा लिख दो, किसी से कहूंगा कि भैया थोड़ा सा एक प्रकार से थोड़ा सा टेक्निकल वाला मामला तुम देख लो, किसी से कहूंगा कि बाबू तुम जो है जो जिसमें स्पेशलिस्ट होंगे उनको बताऊंगा ना कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो। कोई लाइटिंग का काम कर लेगा,
कोई कैमरा लेकर के काम कर लेगा। तो इसी प्रकार से आप बताओगे ना कि भाई आपको ये करना है। जैसे मान लेते कोई अखंड में या रामायण में कहीं पर कोई जाते हैं तो कोई ढोल बजाता है, कोई या कोई गाना आप गाने जाते हैं तो उसमें कोई ढोलक वाला होता है, कोई बजाने वाला होता है, कोई गाने वाला होता है। एक काम अकेले थोड़ी कर लेंगे कि आप पहले अकेले गा ही लेंगे, अपने अकेले सब कुछ बजा भी लेंगे, आप बांसुरी भी बजा लेंगे, ढोल भी बजा लेंगे, आप तबला भी अकेले बजा लेंगे, आप गा भी लेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए तकनीकी जटिलताएं जो होती हैं उनको कम करने में प्रत्योजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चौथा गुण इसका ये होता है कि नैतिक स्तर और मनोबल में वृद्धि होती है इससे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े होते हैं और ईमानदारी के साथ और पूर्ण लगन के साथ लोग जब काम करते हैं तो इससे नैतिक स्तर और मनोबल में आपकी वृद्धि होती है और आपका काम अच्छे तरीके से होता है। जैसे एक खिलाड़ी, जैसे इस समय मैच चल रहे हैं और आप देखेंगे कि भाई मनोबल कैसे बढ़ा। कल वाले मतलब परसों वाले मैच में आपने देखा होगा इंग्लैंड को जो है, अगर मान लेते हैं कि जो है बैटर भारत के नहीं चले, टॉप ऑर्डर जो है ध्वस्त हो गया, रोहित शर्मा ही ने केवल 87 रन बनाया। अब क्या होगा कि जब इंग्लैंड की बारी आई तो उन्होंने मतलब एक प्रकार से एकदम से सब जो बॉलर लोग थे उन्होंने मदद कर दी बैटरों की और ध्वस्त कर दिया उनको, 100 रन पर ऑल आउट कर दिया, 129 रन पर ऑल आउट, 100 रन से हरा दिया उनको। तो आप सोचो ही कि यही तो होता है कि भाई ये प्रत्योजन, क्योंकि अपना पदभार को सौंपा रोहित शर्मा ने कि भाई बुमराह तू देख ले, उनसे कहा समी से भाई समी तू थोड़ा सा देख ले, कुलदीप से कहा भाई देख ले, रविंद्र जडेजा से कहा भाई देख ले तू, ठीक है। तो इस प्रकार से उन लोगों ने देखा, काम किया अपना अपना सभी लोगों ने। तो इस प्रकार से सत्ता का प्रत्योजन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। प्रबंध कार्यों में सुविधा होती है, इसके अलावा तत्काल निर्णय भी लेने में आप सक्षम हो पाते हैं। तो ये कई सारे गुण होते हैं इसके, लेकिन प्रत्योजन के कई सारे दोष भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोष ये होता है, पहला दोष ये है कि भाई सामान्य वित्तीय नियंत्रण और निश्चित धनराशि से अधिक व्यय को स्वीकृत करने का अधिकार होता है। कभी कभी क्या होता है, सत्ता का प्रत्योजन करने से ज़्यादा खर्चे में आप पड़ जाते हैं। दूसरी बात, नई नीतियों और योजनाओं को स्वीकार करने का अधिकार, ये भी एक प्रकार से मतलब ये आपको नहीं देना चाहिए किसी भी एक प्रकार से। अगर बोले तो समान वित्तीय नियंत्रण या निश्चित धनराशि से अधिक व्यय को स्वीकृत करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को आप नहीं देना चाहिए। किसी भी काम, किसी भी अपने अधिकारी को, जो जो आपके अंडर में है, रुपए पैसे के मामला, उसको आपको किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे मान लेते किसी को अपना पासवर्ड, जीमेल आईडी नहीं बतानी चाहिए, ठीक है, या भी जो भी चीज़ें होती है वो किसी को अपना एक प्रकार से जो गोपनीय चीज़ें होती है उसको नहीं बतानी चाहिए। नई नीतियों और योजनाओं के बारे में आपको नहीं बताना चाहिए किसी को, आप खुद ही लॉन्च करो, नहीं तो उसका क्रेडिट उसको चला जाएगा। इसके अलावा नियम का निर्माण का अधिकार जो है, आप खुद ही नियम का निर्माण करो। ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो ही ठीक रहेगा। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं करोगे तो वही दोष चीज़ें बन जाएंगी। विशिष्ट ऊंचे पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार जो है ये भी ना करें। इसके अलावा अपने अधीनस्थों के विरुद्ध की गई अपीलें सुनने का अधिकार भी एक प्रकार से अपने पास ही रखें, लोगों को ना दें। तो ये सब अधिकार मुख्य प्रशासक को संगठन में अपना प्रभावशाली नियंत्रण और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। अगर ये छोड़ देगा तो फिर उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा, मतलब, और लोग उसकी इज्जत क्यों करेंगे? उसकी इज्जत तभी तक करेंगे जब तक उसके पास अधिकार है। जब सारे अधिकार वो बांट ही देगा तो खुद क्या करेगा? तो इसी प्रकार से प्रत्यायोजन के कुछ गुण और कुछ दोष मैंने बताए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। खंड 7 से 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, देखिए पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न 100% आने वाला है और इस प्रश्न का उत्तर पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 में बता दिया, तो इस प्रश्न को आप जो है देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रशासन पर न्यायपालिका किस प्रकार नियंत्रण करती है? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, बाकी मैं इस पर विस्तार से एक दिन चर्चा कर दूंगा, एक सेपरेट वीडियो आएगी इस पर। अगला प्रश्न है, भर्ती क्या है? लोक सेवकों की भर्ती के लिए विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछा गया है, आपकी बार भी आएगा। क्योंकि इससे पहले आपको बता दूं, लोक प्रशासन का सिद्धांत BA थर्ड ईयर के पेपर 1 में आप पढ़ते थे, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैं पढ़ा रहा था, पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं पता है मुझे कि भाई कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अगला प्रश्न, नवीन लोक प्रशासन क्या है और इसके अध्ययन क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। लगातार प्रश्न बनने वाले हैं प्रश्न, तो इन प्रश्नों को आप एकदम से रट लीजिएगा। इन प्रश्नों पर मैं और वीडियोस देने का प्रयास करूंगा, और भी मॉडल पेपर आपके आएंगे, उसमें और प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार से आप 2-3 मॉडल पेपर भी हमारे देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है। आपको और कुछ पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप कुछ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से हो जाएगा।
अब मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दी, जितने भी लोग इस समय 5th सेमेस्टर में हैं या एक प्रकार से बीए में हैं और सोच रहे हैं कि भाई 5th सेमेस्टर क्लास कहीं नहीं चल रही, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर पिछले 2 महीने से क्लासेस लगातार चल रही हैं और आप लोग प्लेलिस्ट में तमाम सारी वीडियोज़ हैं पिछली, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। कल आप लोगों ने पेपर 2 की वीडियो को देखा होगा, शैक्षिक सांख्यिकी का। इसी प्रकार से उसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करी है, सवाल वगैरह लगवाए हैं उसमें, आप देख लीजिएगा विस्तार से, उसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा रखी हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यारा मैसेज बनाए रखिएगा। तो शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 है शैक्षिक सांख्यिकी, ठीक है, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, तो इसके बारे में हमने बताया है 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की हुई है, तो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। और आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने लगभग 10 अति लघु उत्तरीय और 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आप लोगों ने समझा, जाना और परखा। विस्तार से हमने आपको समझाया है, हर एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया है, कवर किया है, तो आप आसानी से समझेंगे। तो फटाफट से आप सभी दोस्तों के पास अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं सभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ थोड़ा सा और मदद करें, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाने में मदद करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहे। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और कंटेंट आपको बेहतर करने का प्रयास मैं लगातार करता हूं, और हो सकता है आपके लिए मैं और व्यवस्था कर रहा हूं, कुछ ऐसी व्यवस्था आपके समक्ष आएगी मुश्किल से। कुछ अभी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूं, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूं किसी मामलों को लेकर के, इसीलिए अभी उतने इफेक्टिव तरीके से या डिजिटल बोर्ड वगैरह भी मैं नहीं ले पाया हूँ। कुछ ऐसी सिचुएशन ही आ गई है कि उस सिचुएशन से मैं अभी निकल नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेरी मदद करनी है। बस आप लोगों को वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर पाएँ, लाइक करें, शेयर करें, आपको यही करना है। और बाकी आप छोड़ दीजिए मुझ पर। आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था करूंगा आने वाले समय में कि आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, ना किताब खरीदने की आवश्यकता, ना मतलब ऐसे ऐसे नोट्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं रखूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री में नोट्स भी पा जाएंगे, क्लासेस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, जब इच्छा हो पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सोते जागते उठते बैठते, जब इच्छा तब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो और इसी प्रकार से मैं क्लासेस अभी भी चलवा रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारी क्लास में आपने देखा होगा कि लगभग 90 से 80% तक क्वेश्चंस जो होते हैं सेम टू सेम वही पूछे जाते हैं। एक भी मॉडल पेपर अगर आप देख करके परीक्षा देने जाते हैं, पिछले 4 सेमेस्टर से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको तो इतना अनुभव हो गया होगा। क्लियर, तो आप लोगों को अनुभव है, आप लोगों से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति विज्ञान का और भी वीडियो आएगा, इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट की वीडियो अभी नहीं आई, संस्कृत वगैरह की या साइकोलॉजी की या दर्शन शास्त्र की या अन्य सब्जेक्ट की जो भी वीडियो, इकोनॉमिक्स की या जिसकी भी वीडियो अभी नहीं प्रोवाइड हो पाई हैं, उसकी जल्द ही वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद, उसको लेकर के परेशान बिल्कुल भी ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।